हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए जेई मेन टेस्ट 87 केमिस्ट्री डिस्कशन। हम शशि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। द क्लोराइड ऑफ अ मेटल कंटेन 71% क्लोरीन बाई वेट एंड वेपर डेंसिटी ऑफ इट इज़ 50। वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी है मॉलिकुलर मास एंड अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ H2, मतलब 2। तो यहाँ से मॉलिकुलर मास जो होगा वो आ जाएगा, वेपर डेंसिटी हमें 50 गिवन है, 50 इंटू 2 मतलब 100। तो मॉलिकुलर मास या मोलर मास 100 ग्राम पर मोल आ गया। अब इसमें 71% क्लोरीन है, मतलब मास ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा? मास ऑफ क्लोरीन हो जाएगा 71 ग्राम। 71/100 इंटू 100 कर देंगे तो 71 ग्राम आ गया। इसका मतलब बचा हुआ मास क्या होगा? मास ऑफ मेटल जो है, मास ऑफ मेटल इज़ इक्वल टू 29 ग्राम। और क्योंकि ये मोलर मास था तो जो भी ये मास आएगा ये उसके मोलर मास के मल्टीपल में आएगा। हाँ, जैसे ये 71 ग्राम अगर आया है तो ये कितना है? 71 ग्राम का मतलब है कि ये 35.5 इंटू 2 है ना। इसका मतलब है कि 2 एटम्स हैं क्लोरीन के इसके पास। और मोलर अगर मेटल है तो मेटल में अगर हम देखें तो इसको हम दिस इज़ इक्वल टू 29। अगर इसका मोलर मास कुछ m मान लेते हैं और मेटल के लिए मान लेते हैं नंबर ऑफ़ मेटल्स x हैं, मोलर मास m है और नंबर ऑफ़ मेटल अगर x है तो m इंटू एक्स विल बी 29। अब x की वैल्यू मेटल हो सकता है 1 हो, अगर x इक्वल टू 1 है तो m इक्वल टू 29 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 है तो फिर m इक्वल टू 29/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है कि ये 29 है। तो इधर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स डायरेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ बीटा। बीटा हमें दिया हुआ है कि dV/dP है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अपॉन V वर्सेस P। तो हम पहले बीटा फाइंड करते हैं। आइडियल कैसा है तो PV इक्वल टू NRT होगा। हमें क्या निकालना है? हमें इसको P के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो P के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। D/dP ऑफ PV दिस इज़ इक्वल टू और D/dP ऑफ NRT है। लेकिन टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से। इसको अगर हम जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है P, पहले V बाहर ले लेते हैं तो dP/dP 1 हो गया, प्लस अब P बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा dV/dP। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से dV/dP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टी हमने कांस्टेंट कर दिया था इसलिए इसको हमने 0 कर दिया। दिस इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ V अपॉन P। ठीक है, तो माइनस हमें इसके साथ रखना है, माइनस ऑफ दिस पूछ रहा है और अपॉन V भी करना है तो इसको हम वही टर्म बना देते हैं, माइनस dV अपॉन dP और ये 1/V। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/P। मतलब ये जो टर्म है ये, इसको अगर हम बीटा मान लें तो दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 1/P है ना। मतलब ये ऐसा P बीटा हाइपरबोलिक ग्राफ आ रहा है, P बीटा इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट, तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा ए के जैसा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब P बढ़ेगा तो बीटा कम होगा। जैसे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है वैसे ही P बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है। द फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस 1s ऑर्बिटल की बात हो रही है, वेयर n0 इज द बोर रेडियस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस इन द रीजन dV। ठीक है, तो साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर, साई तो हमें गिवन है वेव फंक्शन, साई स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट। लेकिन हमें यहाँ पे एट अ पॉइंट की बात नहीं करनी है, हमें क्या करना है? हमें रीजन dV में देखना है ना। तो dV रीजन में अगर हम देखें तो न्यूक्लियस से अगर हम r डिस्टेंस पे जाते हैं, ठीक है, अगर एट अ डिस्टेंस r हमें दिया हुआ है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r, तो r डिस्टेंस पर अगर हम जाएं तो हम एक हॉलो स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं जिसका जो सरफेस एरिया होगा वो 4πr² होगा। और अगर हम इसके dr थिकनेस से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो dV है वो आ जाएगा dV इक्वल टू 4πr² dr।
तो डी वी आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें साई स्क्वायर डी वी चाहिए। तो साई स्क्वायर डी वी का मतलब है साई स्क्वायर 4 पाई r² डी आर। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। वो साई स्क्वायर एट अ पॉइंट था, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। Cu2++2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बन रहा है। देखें Cu2+ एक्वस है, +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड बना रहा है, ठीक है। ई रिडक्शन ग्राफ ऑफ द टाइप एज शोन। ऑक्सीडेशन ओ ए की वैल्यू दी हुई है हमें, ये 0.34 वोल्ट है। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल ऑफ Cu2+ 0.1 मोलर। तो ई सेल या ई रिडक्शन जो हाफ सेल के लिए दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू E0 माइनस और 0.0591/2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है लॉग, और 1/Cu2+ आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये E0 जो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे लॉग Cu2+ का ग्राफ है, हमने जो लिखा है ये लॉग 1/Cu2+ है, तो इसको हम लिख सकते हैं E0 + 0.0591/2। अच्छा ये Cu2+ है, तो ये आ जाएगा लॉग और Cu2+, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल Cu to Cu2+, ये आई थिंक ऑक्सीडेशन के लिए बोलना चाह रहा है। जब हम ऑक्सीडेशन में लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ में, तो इसको Cu और Cu2+ की तरह लिखते हैं। तो ठीक है, रिडक्शन का जो आएगा उसको उल्टा कर देंगे। E0 की वैल्यू स्लोप से आ रही है, स्लोप हमें गिवन है 0.34, तो ये 0.34 वोल्ट आ गया है, 0.34 वोल्ट प्लस, और Cu2+ हमें गिवन है, Cu2+ 0.1 मोलर है, मतलब 1/10, 1/10 है, मतलब लॉग 1/10 -1 आ जाएगा, तो -0.0591/2। तो ये रिडक्शन के लिए आ रहा है, मतलब अगर हम ऑक्सीडेशन के लिए लिखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -0.34 वोल्ट प्लस 0.0591/2। तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। इन्हें थोड़ा और क्लियरली मेंशन करना चाहिए था कि ऑक्सीडेशन के लिए दिया है, बट एनीवे, अमंग द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स द सर्फेक्टेंट दैट फॉर्म मिसल इन एक्वस सॉल्यूशन एट लोअर क्रिटिकल मिसल कॉम्बिनेशन कॉन्सेंट्रेशन। तो लोअर वैल्यू पे वही फाइन फॉर्म करता है जो कि ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होता है, जो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा। और हाइड्रोफोबिक हम कहाँ कैसे देखेंगे, हाइड्रोफोबिक देखेंगे जिसमें नॉन पोलर रीजन ज़्यादा है। तो नॉन पोलर रीजन के लिए अगर हम देखें तो कार्बन का नंबर ज़्यादा रहना चाहिए, जैसे इसमें 15 कार्बन है, 16 कार्बन है, इसमें तो कम ही कार्बन है, 12 कार्बन है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें तो और भी कम कार्बन है, इसमें है कुछ कार्बन, अच्छा इसमें 15 और इधर भी 3 कार्बन है, और इसमें अगर हम देखें तो इधर 3 है बट इधर 11 ही है, 11 और 1 12 ही है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर पार्ट दिख रहा है, तो ए हो जाएगा। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बताना है हमें, ए से कन्वर्ट हो रहा है एन बी में। ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है, -x करें तो ये +nx हो जाएगा। यहाँ से ये आ रहा है A0 - x nx। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इस पॉइंट इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम हो गया है, ये बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और ये ए है जो कि कम हो रहा है, बट इस पॉइंट पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब A0 - x = nx है। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, A0 = x n+1 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू A0/n+1। और इसको हम ए की कॉन्सेंट्रेशन में पुट कर देते हैं। ए की कॉन्सेंट्रेशन है A0 - x, दिस इज इक्वल टू A0 - A0/n+1, दिस इज इक्वल टू A0 - A0 n प्लस A0 - A0/n+1। तो ये वैल्यू आ रही है NA0/n+1, NA0/n+1, ये आंसर आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पूछा गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये तो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकाल दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी NX था सिंपली। तो अच्छा दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, सही बात है, तो सही कर रहा हूँ। एसिटिक एसिड एंड
propionic acid have Ka values 1.75 into 10 to the power minus 5 and 1.3 into 10 to the power minus 5 respectively at a certain temperature. An equimolar solution of a mixture of two acids, solution is already a mixture, ठीक है. An equimolar solution of the two acids is partially neutralized by NaOH, ठीक है. NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन होती है वो 100% कंप्लीट होती है लगभग. हाउ इज़ द रेशियो ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ एसीटेट एंड प्रोपायनेट आयंस रिलेट टू द के वैल्यूज़. ठीक है, तो हमें रेशियो ऑफ कंटेंट्स ऑफ एसीटेट एंड प्रोपायनेट आयन पूछ रहा है. देखते हैं, अगर हम एसिटिक एसिड को HA लिख रहे हैं तो HA प्लस OH माइनस, ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी. ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये बना लेगा A माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड. ठीक है, इस रिएक्शन की K क्या हो जाएगी? इस रिएक्शन की जो K होगी वो हो जाएगी K1 लिख रहे हैं इसको अपॉन KW. K1 इधर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और KW H2O के लिए बैकवर्ड. या फिर A माइनस बेस के लिए भी सोच सकते हो, बेस के टर्म में भी. तो K1 अपॉन KW आ रहा है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 मान लेते हैं. तो जो भी रिएक्शन होगी इनिशियली कंप्लीट हो जाएगी. माइनस C0 अल्फ़ा होगा तो ये प्लस C0 अल्फ़ा हो जाएगा. रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये फॉर्म हो गया. तो फाइनली ये C0 1 माइनस अल्फ़ा बचा है और ये C0 अल्फ़ा बचा है और ये ज़ीरो हो गया. लेकिन क्योंकि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो नहीं रह सकती है तो फिर माइनस एक्स कुछ करेंगे. तो यह ऐसा सोचो कि इस पॉइंट पे Q जो है Q इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया. Q इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है तो बैकवर्ड रिएक्शन आएगी. तो माइनस एक्स प्लस एक्स और ये भी प्लस एक्स करेंगे. बट एक्स की वैल्यू बहुत कम है क्योंकि ये जो टर्म होगा K1 अपॉन KW ये बहुत बड़ा है, 10 टू द पावर 10 के ऑर्डर में है. तो एक्स को आप नेग्लिजिबल कर सकते हो. अप्रॉक्सीमेटली C0 अल्फ़ा लिख देते हैं इसको. ये एक्स है और इसको भी अप्रॉक्सीमेटली C0 1 माइनस अल्फ़ा लिख देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से K1 आ जाएगा Ka1 अपॉन KW. दिस इज इक्वल टू C0 अल्फ़ा अपॉन एक्स इंटू C0 1 माइनस अल्फ़ा. अच्छा, साथ में दूसरा रिएक्शन भी है. HA के साथ एक प्रोपायनिक एसिड भी है. तो प्रोपायनिक एसिड के लिए हम उसको HP लिख देते हैं. HP ये भी OH माइनस के साथ सिमिलरली रिएक्ट करेगा. OH माइनस के साथ ये भी A माइनस और H2O बनाएगा. इसकी इक्विमोलर लिया था तो ये इनिशियली C0 है और क्योंकि इसमें अल्फ़ा दिया हुआ है और उसमें बीटा दिया हुआ है हमें, दोनों में डिफरेंट दोनों के अंदर जो फ्रैक्शनल चेंज है, आयनाइज्ड फ्रैक्शंस जो हैं वो दोनों में डिफरेंट हैं. तो एक में अल्फ़ा है, दूसरे में बीटा. ये C0 और 1 माइनस बीटा हो जाएगा. और A माइनस को देखें तो ये C0 बीटा है ना. मतलब यहाँ तक तो हम सिमिलर डायरेक्टली स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं. और इसके बाद फिर से बैक रिएक्शन होगी तो इसको हम माइनस वाई लिख देते हैं. तो ये प्लस वाई और प्लस वाई फॉर्म होगा. तो इस बार सॉल्यूशन में इधर OH माइनस यहाँ से y भी बना रहा है तो x के साथ साथ OH माइनस में y भी हमें लिखना पड़ेगा और यहाँ पे x लिखना पड़ेगा. तो ये x प्लस वाई है OH माइनस. इसको अप्रॉक्सीमेटली C0 बीटा लिख देते हैं और इसको C0 1 माइनस बीटा लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो ये जो हमने लिखा था यहाँ पे x प्लस वाई का टर्म लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में. फिर से इसको क्लियरली लिख दे रहा हूँ. ये यहाँ पे x प्लस वाई है. तो इसके लिए भी ये K2 अपॉन KW हो जाएगा. दिस इज़ इक्वल टू C0 बीटा अपॉन x प्लस वाई और इनटू C0 1 माइनस बीटा. तो C0 और C0 तो कैंसिल हो गया और ठीक है, यहाँ भी C0 कैंसिल हो गया. अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन चाहिए हमें तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो अल्फ़ा बाई बीटा आ जाएगा यहाँ से. तो इन दोनों को जब डिवाइड करें तो KW कैंसिल होता हुआ दिख रहा है. K1 अपॉन K2 आ जाएगा, इधर बचेगा. दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा और x प्लस वाई भी दोनों में कांस्टेंट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. इनटू 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा, ये टर्म बच रहा है. तो
अब हम अगर चाहें तो इस फॉर्म अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और K1 और K2 की वैल्यू गिवन है हमें। K1 था 1.75 इंटू 10⁻⁻5, तो ये है 1.75 इंटू 10⁻⁻5, और दूसरा है 1.3 इंटू 10⁻⁻5। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस वन माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है। इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा दिस इज़ इक्वल टू, इसको इधर ले गए और इसको इधर ही रखते हैं और इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1.3 अपॉन, अच्छा ये बीटा इसी के साथ दिया हुआ है, बीटा के साथ ही दिया हुआ है, तो हम केवल बीटा वाले टर्म को लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू 1.75 अपॉन 1.3 दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर आयनाइज्ड फ्रैक्शंस ऑफ द एसिड। तो ए आंसर यहाँ से दिख रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पीवी प्लॉट्स फॉर टू गैसेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन आर शोन। तो पीवी प्लॉट्स हमें गिवन है और यहाँ पे क्लियरली ये पता चल रहा है कि जो स्लोप, ऐसे एडियाबैटिक है तो थोड़ा इसको कर्व शो करना चाहिए था, बट एनीवे हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो स्लोप यहाँ पे दिख रहा है हमें, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो स्लोप 2 जो है वो ग्रेटर देन स्लोप 1 आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म में। तो यहाँ से, और हमें यह पता है कि एडियाबैटिक के अंदर जो स्लोप है, सब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के लिए बात कर रहे हैं, स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा है, गामा टाइम्स P/V होता है, और आइसोथर्मल के लिए सिंपली P/V होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अब गामा की वैल्यू जो है वो Cp/Cv है, तो डायटोमिक के लिए ये 7/5 है, और ये डायटोमिक के लिए ये 1.4 आ जाएगी वैल्यू, और मोनोएटॉमिक के लिए Cp/Cv दिस इज़ इक्वल टू 5/3 जो कि 1.67 आ जाएगी। तो स्लोप ज़्यादा सेकंड के लिए, मतलब सेकंड वाले हीलियम है, मतलब, और ये डायटोमिक ये O2 हो जाएगा, मतलब 1 O2 है और सेकंड हीलियम है, तो फिर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल रेडियस R। FCC के अंदर 4 एटम रहते हैं। कैसे 4 एटम रहते हैं? एक तो कॉर्नर पे रहता है, कॉर्नर्स पे रहता है और फेस पे रहता है, मतलब 1/8 इंटू 8 प्लस फेस पे हाफ इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू 4। और वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम ले लेते हैं 4/3 πr³, स्फीयर मानते हैं 4/3 πr³, तो ये 16/3 πr³ आ रहा है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MO, तो यहाँ पे देखें तो इसका तो ऑक्सीडेशन, ये तो ज़ीरो कॉन्ट्रीब्यूट, इसका भी ज़ीरो, न्यूट्रल है दोनों। ऑक्सीजन -2 है, तो 2x - 8 इक्वल टू ओवरऑल -2, तो यहाँ से x इक्वल टू 6/2 3 आ रहा है। आसान क्वेश्चन है। मैग्नीशियम को हम एयर और हीटिंग कर रहे हैं, तो x + y बन रहा है, एयर में N2 है प्रेजेंट, तो Mg3N2 नाइट्राइड बनता है, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत है। देन y MgO साथ में बन रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और फिर तो ये Z फॉर्म हो रहा है। अब इसने ये मेंशन नहीं किया कि X का करा रहे हैं या Y का करा रहे हैं, तो चलो हम एक बार ऑप्शन से ही देखते हैं। दोनों में NH3 फॉर्म हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर Z जो है वो Mg, मतलब X के साथ रिएक्शन करा के H2O से तब Z बना है, और अब NH3 के साथ फिर हम सॉल्यूशन बना लिया और इसका रिएक्शन करा रहे हैं CuSO4 के साथ, तो NH3 Cu2+ के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा CuNH3 4SO4 2, तो C जो है वो करेक्ट आंसर दिख रहा है। CuSO4 तो नहीं बनेगा, अगर NH3 है तो फिर कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट है CaSO4.2H2O है, जिप्सम हम गिवन है, और इसका हम हीटिंग कर रहे हैं, एक तो 120 डिग्री पे हीटिंग कर रहे हैं और एक हाइयर टेम्परेचर पे कर रहे हैं। 120 डिग्री पे ये CaSO4.12H2O बनता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ABC अगेन हमें पूछ रहा है, A है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसमें ये तो गलत है, ये डेड बॉन्ड प्लास्टर इसको बोलते हैं प्लास्टर, जो कि B है,
जब 200 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग कर रहा है तो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एक रेड बॉन्ड प्लास्टर है, और फिर इधर स्ट्रांगली हीटिंग कर रहा है। अब ये सी से बी बनता हुआ दिखा रहा है। सी से सी क्या होगा, कैल्शियम सल्फाइड। देखो बी क्या आ रहा है, बी आ रहा है अपना CaSO4, और ये तो ए है। अब बी हमें बोल रहा है कि ये बना रहा है हम सी को हीट करके, तो सी क्या हो सकता है, कैल्शियम सल्फाइड तो नहीं हो सकता इसको हीटिंग करके। तो ये एक्चुअली ये इन्होंने क्या किया कि ये गलत एरो बना दिया, ये एरो इधर बनाना चाहिए था। CaSO4 को जब हीटिंग करेंगे तो इससे CaO बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि लाइम है। तो ये एक्चुअली डी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर MnO2 प्लस K2CO3 प्लस एयर हीट, और फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे तो पिंक कलर बन रहा है, मतलब कि MnO4 बन रहा है फाइनली। तो एक ऑप्शन तो गलत है, ऐसे ही दिख रहा है हमें, सी इज़ पिंक, ठीक है। और इस रिएक्शन MnO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये K2MnO4 बनता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। H2Li2B2 ईच हैज़ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बोल रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से तो अब आप नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर साइज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसके नीचे लिथियम आता है और इधर फिर बेरिलियम आता है। तो लिथियम का साइज़ सबसे बड़ा है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम रहने के, जैसे Cl में देखते हैं, Br में देखते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फिर जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो यहाँ पे लिथियम का लेंथ सबसे बड़ा है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, देन B2 देन H2, सबसे ज़्यादा H2, देन B2 देन Li2। 2RCl प्लस सिलिकन कॉपर पाउडर के साथ हीट कर रहे हैं, R2SiCl2 बन गया, ठीक है। R2SiCl2, तो सिलिकन है बीच में जैसे कार्बन रहता है, R और Cl और Cl। H2O के साथ हीटिंग कर रहे हैं तो Cl को रिप्लेस करके OH अटैच हो गया है, OH है और OH है। और अब इसका पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो पॉलीमराइजेशन तो एक ही हो सकता है, जैसे OH है दूसरे सिलिकन का जो OH लेंगे हम, वो इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन इस तरह से लीनियर चेन में अरेंज होता जाएगा, मतलब सिलिकन एक ऑक्सीजन फिर सिलिकन फिर ऑक्सीजन, और बाकी जो RR के ग्रुप्स हैं वो इस तरह से अटैच्ड रहेंगे इस पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कैसा बन रहा है, लीनियर सिलिकन बन रहा है। SiCl4 H2O के साथ A हीटिंग कर रहा है, A बना, हीटिंग किया तो B बना, Na2CO3 के साथ C बना। SiCl4 के साथ H2O का रिएक्शन कराएंगे तो SiOH4 बन जाएगा। ये अभी देखा हमने, सिमिलर क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। हीटिंग करेंगे तो ये SiO2 बना देगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना देगा जैसे CO2 होता है। और फिर Na2CO3 के साथ हीटिंग करते हैं, जनरली फ्यूज्ड Na2CO3 लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये उसको रिप्लेस कर देता है और ये Na2SiO3 फॉर्म हो जाएगा और प्लस कार्बन फॉर्म हो जाएगा। तो Na2SiO3 करेक्ट आंसर। An organic compound A reacts with concentrated H2SO4, ऑर्गेनिक एसिड A, अच्छा ऑर्गेनिक एसिड बोला हुआ है A एंड FR, और ये CHCl3 CCl4 बोल रहा है, तो ये एसिड ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू गिव अ न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, डाइएटॉमिक ऑक्साइड। इसका मतलब है कि ये कुछ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। H2C2O4 जो है ये एक्चुअली डिस्प्रोपोर्शनेट होता है और ये CO2 CO बनाता है, और बैलेंस का जब हम करेंगे तो एक H2O भी हमें दिखेगा। तो ये एक्चुअली H2O को न्यूट्रल बोला जा रहा है और CO2 तो एसिडिक है ही, और CO के बारे में इन्होंने क्या लिख दिया कि डाइएटॉमिक है। बहुत अच्छा, एसिडिक बेसिक कुछ नहीं लिखा है, तो डाइएटॉमिक है ये, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर ये है। और व्हेन डी रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस, अब डी क्या है, डी है डाइएटॉमिक, ये COD है, तो CO रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ, तो पॉइजनस गैस, बिल्कुल सही। COCl2 जो रहता है फॉस्जीन, ये पॉइजनस रहता है काफ़ी, और काफ़ी जल्दी टूट भी जाता है। इसका NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो COCl को NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रोजन इस पर अटैक कर रहा है कार्बन पे, ये ऑक्सीजन, और जब बैक आएगा तो फिर Cl निकल जाएगा, तो एक NH2 और एक फिर दूसरा साइड का भी Cl सिमिलरली रिएक्ट करेगा, तो ये CO NH2 बन जाएगा,
क्या नाम है इसका, यूरिया। तो ए करेक्ट आंसर। एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिबरेट्स ऑक्सीजन ऑन हीटिंग एंड टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन ऑफ KI ब्राउन। ऑक्सीजन मिल रहा है हीटिंग करने पे, तो ऑन हीटिंग एंड टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन ऑफ KI ब्राउन, मतलब I- को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर रहा है एंड रिड्यूसेस एसिडिफाइड KMnO4, मतलब KMnO4 के सामने खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो H2O2 है क्लियरली, H2O2 जो है वो नॉर्मल भी O2 रिलीज़ करता है हीटिंग पे, और H2O2 इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है और KMnO4 के साथ रिड्यूस हो जाएगा। हाउ मैनी टॉटोमर्स कैन यू ड्रॉ। टॉटोमर्स के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो टोटल 3। हाउ मैनी टॉटोमर्स, अच्छा 2 हाइड्रोजन से नहीं देख रहे एक्चुअली, ये जो हाइड्रोजन है, एक सेकेंड, इसके साथ अगर हम ड्रॉ करें तो हम सिस ट्रांस तो दोनों बना सकते हैं कुछ ना कुछ। जैसे अगर हम एक हाइड्रोजन को देखें, इस हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो एक बार अगर हम इनोल इसके साथ बनाएं तो ये बोल रहा है हमें हाउ मैनी टॉटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन। तो एक इनोल ऐसा बना देते हैं OH डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये तो डिफरेंट है ना, और मतलब डिफरेंट तो क्या, एक पहला बना है, हम इसमें अगर इसकी इस डबल बॉन्ड के अबाउट अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो दूसरा भी बन जाएगा, समझ सकते हैं ना। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं तो एक और मतलब EZ दोनों इससे बन सकते हैं। देन हम इधर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, OH है और ClBr, इसको तो रहने ही देते हैं, और इधर इधर डबल बॉन्ड O रखो और इधर हाइड्रोजन लगा दें, इधर OH लगा दें मतलब सॉरी, तो इधर से भी बन सकता है और इससे भी E+Z दोनों बन जाएगा, ठीक है। तो इससे तो 4 बन गए। इसके बाद हाउ मैनी टॉटोमर्स कैन यू ड्रॉ, ठीक है। फिर इस इधर भी हाइड्रोजन है, एक 2 हाइड्रोजन है बट दोनों सिमिलर रहेंगे, तो इधर डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH बना दिया जाए, इसको तो ऐसे ही रखते हैं डबल बॉन्ड हो और ClBr I, तो ये भी एक टॉटोमर होगा और ये भी सिस ट्रांस दोनों बना सकता है, तो अगेन E+Z। लेकिन हाउ मैनी टॉटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग डाइकीटोन। मेरे ख्याल से ये ज्योमेट्रिकल इनको काउंट ही नहीं कर रहा, बेवकूफ़ है, आपको ये पता है, तो इसी के हिसाब से चलते हैं, 3 आंसर कर देते हैं। कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर हम देखें तो सबके लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब होगा, जैसे मानो कि इसका अगर हमने हाइड्रोजनेशन किया तो जो हीट निकलेगी और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सेम है सबके लिए। मतलब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, 1 और 3 को अगर हम कंपेयर करें तो 1 ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, मतलब ये नीचे लाई कर रहा होगा, ज़्यादा स्टेबल है। तो एनर्जी डायग्राम बना रहा है ये, तो एनर्जी डायग्राम में ये नीचे लाई कर रहा होगा, मतलब ये कम हीट रिलीज़ करेगा और ये ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा, मतलब जितना कम स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा। अब स्टेबिलिटी यहाँ पे ये लोग CH हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख लेते हैं, CC हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक्चुअली उतना ही वैलिड है, लेकिन ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं। तो 2 और एक इसमें 3 CH 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है CH, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें 4 CH हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो 2 जो होगा 2 ज़्यादा स्टेबल होगा देन 3, तो 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना, तो 1 में सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगी। अब हम इन दोनों में अगर देखें तो 2, क्योंकि हम ज़्यादा स्टेबल बोल रहे हैं, क्यों ज़्यादा स्टेबल बोल रहे हैं, क्योंकि CH हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे रखते हैं,
तो सबसे ज़्यादा 3, देन 2, देन 1। एक्स PCl5 है और वाई PCl, ने तो थोड़ा गलत प्रिंट कर दिया एक्चुअली। यहाँ पे ये वाई NH2 प्रिंट करना चाहता था, NH2 माइनस। तो एक्स PCl5 है, तो PCl5 एक्चुअली कीटोन्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं PCl5 की, तो ये डाइक्लोराइड लगा देता है Cl और Cl, और खुद POCl3 बन जाता है। तो दो एक्स की वैल्यू 2 होगी, दो कीटोन मतलब दो कार्बोनिल ग्रुप है, तो x = 2 हो गया। और इसके बाद x = 2 तो हो गया है, बट जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं NH2 माइनस के साथ, देखो डबल यहाँ पे Cl और Cl लग गया है, और यहाँ पे भी Cl और Cl लग गया है। तो अब NH2 माइनस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन को NH2 माइनस लेकर जाएगा, है ना, NH3 बनाएगा एसिड बेस रिएक्शन, और एक इस वाले हाइड्रोजन को लेकर जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन तो दिख रहा है हमें, 3 हाइड्रोजन जाएंगे, तो ये बीटा एलिमिनेशन से ये बन गया, और ट्रिपल बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन। एक और NH3 जाएगा, एक और NH2 माइनस रिक्वायर्ड है इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए। तो कितने हाइड्रोजन, कितने NH2 माइनस हो गए? एक NH2 माइनस इसको लेकर जा रहा है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, और 2 NH2 माइनस इसको लेकर जा रहे हैं, 3 NH2 माइनस, और एक NH2 माइनस इस हाइड्रोजन को लेकर जा रहा है, 4 NH2 माइनस। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो x + y 6। इन्होंने शायद गलत आंसर दिया, तो आप केयरफुल रहना। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड, कायरल सेंटर अगर हम तीनों के देखें तो तीनों को बाहर रख सकते हैं, Cl Cl Cl, तो ये कायरल सेंटर आ गया एक, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो अकायरल हो गया ये। दूसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पे Cl एक अंदर कर देते हैं, 2 बाहर रखा और एक अंदर रख दिया Cl, तो ये प्लस माइनस दोनों शो कर सकता है, कोई सिमेट्री नहीं दिख रही। और अंदर हम इसको भी रख सकते हैं, तो Cl और Cl आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। तो प्लस ये भी अकायरल है, तो एक ही शो करेगा बस। तो टोटल कितने हो गए, 2 3 4, तो टोटल 4 हो गए। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर इन ए मॉलिक्यूल डाईइथाइल ईथर? इससे ख़राब क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता है। ये भी अगर गलत करके आए हों तो फिर चुल्लू पर पानी कहीं पे मिलेगा ही। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7, इधर भी 7, 14। The mass of glucose that should be dissolved in 100 gram of water in order to produce same lowering of vapor pressure as produced same lowering, डेल्टा P जो है वो x solute into P नॉट है। P नॉट सेम है वाटर के लिए, डेल्टा P भी बोल रहे सेम है, इसका मतलब है x सोल्यूट जो है दिस इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक ग्लूकोज के लिए और एक यूरिया के लिए। तो ग्लूकोज में हमें मास निकालना है, तो x मास कंसिडर कर लेते हैं, 180 मोल्स आ गए, और टोटल मोल्स मतलब x/180, और मोल्स ऑफ वाटर 100 ग्राम वाटर है, 100/18 दिस इज़ इक्वल टू, और 1 ग्राम यूरिया दिया, बहुत ही कम मास है, नेग्लिजिबल ही मानना पड़ेगा हमें, प्लस 50/18। तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं आसानी से सॉल्व करने के लिए, x 180 अपॉन, और इसको 100/18 मान लिया, है ना। इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, x/180 को लगभग नेग्लिजिबल मानते हुए, ये भी 1/60 है, इक्वल टू 1/60, और इसको हमने कर दिया 50/18, तो 18 कैंसिल हो गया यहाँ से, और 50 ट्वाइस आ गए, 360 आ रहा है, तो 360 तो 6 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ से x = 6 ग्राम आ गया। ऑब्वियसली कम मास आया है, और इनको एक्चुअली नियरेस्ट इंटीजर या ऐसा कुछ लिखना चाहिए था। एनीवे, ऑन ब्रेकिंग अ क्यूबिक सॉलिड एज 1 मीटर है इनटू फाइन क्यूबिक पार्टिकल्स ऑफ एज 1 μm, सरफेस बिकम्स दिस द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले तो हम n निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होगा। इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, 1 μm, मतलब n इंटू n नंबर ऑफ क्यूब्स, और म्यू मतलब 10⁻⁻6 का क्यूब मीटर क्यूब। तो यहाँ से n = 10⁻18 आ रहा है।
इतने पार्टिकल्स, इतने क्यूब्स हैं अपने पास। अब हमें टोटल सरफेस एरिया बोला गया है निकालने, तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस बिकम्स दिस टाइम्स, मतलब इनिशियल सरफेस क्या थी, इनिशियल सरफेस थी 6 मीटर क्यूब, सॉरी 6 मीटर स्क्वायर। एक सरफेस 1 मीटर का है, लेंथ एज तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और टोटल क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 मीटर स्क्वायर है। और फाइनली 10⁻18 है इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 इंट का स्क्वायर, मतलब -12 मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई, तो 6 कैंसिल हो गया, ये दिख रहा है हमें 10⁻6। हमें यहाँ पे n इंटू दिस दिया हुआ है, यहाँ पे ये ज़ीरोज़ 5 हैं, तो 10 इंटू 10⁻5 मतलब n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक और थोड़े आसान क्वेश्चंस, रिलेवेंस थोड़ा कम है अपने मेन केमिस्ट्री से। एनीवे, तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।